बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। आज से हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से पेशगी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इसमें कामयाब करें और हमारे लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हम इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम को देखेंगे। एटम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और एविडेंस अबाउट एटम्स की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टूडेंट, एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। हम इसको ग्रीक फिलोसफर्स से स्टार्ट करते हैं। ग्रीक फिलोसफर्स। स्टूडेंट्स, ग्रीक फिलोसोफर के नजदीक मैटर कुड बी डिवाइडेड, मैटर कुड बी डिवाइडेड into smaller and smaller particles and smaller units या particles to reach a basic unit, to reach a basic unit। यानी अगर मैटर को डिवाइड करें, आप सिंपली यूं समझ लें कि उसको तोड़ें, छोटा करें, तो वो एक बेसिक यूनिट तक पहुंच जाता है। बेसिक यूनिट कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी वो इतने छोटे यूनिट में चला जाता है कि उसको मजीद छोटा नहीं किया जा सकता, मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। दैट इज इनडिविजिबल। ठीक है। और ये जो वर्ड डेमोक्राइटस ने यूज किया, डेमोक्राइटस, ये साइंटिस्ट का नाम है। डेमोक्राइटस नेम्ड दीज indivisible particles as atoms। एटॉमस का मतलब इनडिविजिबल है। एटॉमस का मतलब क्या है? इनडिविजिबल। और स्टूडेंट, बाद में वर्ड एटम इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, एटॉमस से वो एटम हो गया। एटॉमस मीन इनडिविजिबल, और सादा जुबान में इसका मतलब है जिसको और तकसीम ना किया जाए, और सादा मतलब यह है कि उससे छोटा और कुछ भी नहीं हो सकता। यह है आइडिया डेमोक्राइटस का। स्टूडेंट, यहां पर एक टर्म मैटर आई है, उर्दू में हम इसको मादा कहते हैं। मैटर की डेफिनेशन, दो चीजें अगर आपको पता है तो फिर आपको डेफिनेशन भी आती है। मैटर दैट हैव सम मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हमारे इर्द गिर्द हमें जो भी चीजें नजर आ रही हैं और जिनको हम फील कर लेते हैं, जैसे एयर है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, पेन है, बुक है, नोटबुक है, all these are related to matter and all these are included in matters। स्टूडेंट्स, मैटर क्या है? जिसका मैस हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। लाइक एयर, like water,
लाइक पेन एटसेट्रा, जो भी आपको नजर आ रहा है आपके इर्द गिर्द वो सारा मैटर में शामिल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 17th सेंचुरीज वर्क। 17th सेंचुरी वर्क। सेवनटीन्थ सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी स्टार्ट हो गई। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स यहां पर हमें क्वांटिटेटिव का मतलब भी समझना है और कंपोजिशन का मतलब भी हमें समझना है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको यह बता दूं, और इस स्टडी में इन्वेस्टिगेशन that how elements combine to form compounds, दो बातें स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूं, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन और हाउ द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने ये जो क्वांटिटेटिव है इसका और क्वालिटेटिव उसका भी मतलब समझाता हूं आपको। सपोज वी से वाटर, वाटर में कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स इनके एनालिसिस को आप बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पहचानना कि ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हम कहते हैं हमारे पास वाटर है, हमें नजर तो नहीं आता उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस उसकी क्वालिटी बताता है। क्वालिटी का मतलब है आपको ये पता हो कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। और दूसरी बात, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद हमने यहां पर कहा है कि कंपोजिशन, स्टूडेंट कंपोजिशन का भी यही मतलब है, कंपोजिशन का भी यही मतलब है कि आपको एलिमेंट्स का पता चल जाए। हम कहते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये उसकी कंपोजिशन है और यही उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है। कंपोजिशन मेजर करने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है वो क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। स्टूडेंट्स अब क्वांटिटेटिव का मतलब भी आप समझ लें कि वाटर है, हम सब जानते हैं कि उसका फार्मूला H2O है। अगर आप इसको बाई मैस लिखें तो हाइड्रोजन 2 हैं, उनका मैस कितना होगा? 2 ग्राम। ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन का मैस कितना होता है? 16 ग्राम। यानी वाटर का टोटल मैस 18 ग्राम है, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। आप उसकी तादाद को या उसकी अमाउंट को मेजर करें, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब है अमाउंट मेजर करना, यानी वो अमाउंट बाई मैस हो सकती है, वो अमाउंट बाई परसेंटेज हो सकती है, वो अमाउंट बाई वॉल्यूम हो सकती है, वो अमाउंट बाई नंबर यानी तादाद के हवाले से भी हो सकती है। तो आई होप सो कि आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को समझ चुके हैं। 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडी शुरू हो गई सब्सटेंसेस की, और उसमें यह इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि एलिमेंट किस तरह मिलते हैं और कंपाउंड किस तरह बनते हैं। और एक तीसरी बात वो ये कि हाउ कंपाउंड्स ब्रेक डाउन
इनटू देयर एलिमेंट्स, यानी अगर हम उन कंपाउंड्स को ब्रेक करें तो एलिमेंट बन जाएंगे, एलिमेंट मिलेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स तीन बातें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, वो तीनों बातें हाईलाइट कर दी। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और कंपोजिशन का आइडिया भी मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट आप हेडिंग डिस्कस करेंगे डाल्टन्स वर्क। डाल्टन्स वर्क स्टूडेंट्स, डाल्टन्स वर्क की बात करें तो ये 1808 की बात है और एक इंग्लिश स्कूल टीचर, इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन, ये उसका सारा काम है। उसने दो पॉइंट्स को डिस्कस किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दो चीजें उसने मेनली डिस्कस की। और स्टूडेंट तीसरी बात है एटॉमिक थ्योरी। इन दोनों लॉज पे मैं फिर अलग बात करता हूं। और तीसरी चीज उसकी क्या थी, एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की, एटॉमिक थ्योरी। स्टूडेंट्स इसके एटॉमिक थ्योरी में हम तीन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। डाल्टन का ख्याल था मैटर इज मेड अप ऑफ indivisible particles, indivisible particles, और उन पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ indivisible particle called as atom. Number 2, atoms of different elements, different elements. स्टूडेंट्स में इसमें डिफरेंट को आपने देखा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंबाइन इन फिक्स रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स। वो फिक्स रेशो में मिलेंगे और कंपाउंड बना देंगे। और नंबर 3, एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल किन चीजों में है, मैस में, साइज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ये मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए दोनों वर्ड के लिए शॉर्टकट किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनमें आइडेंटिकल है। स्टूडेंट ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना इसका, कि सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल हैं, ये बाद में जब आइसोटोप का आइडिया आया तो ये गलत साबित हो गया। लाइक हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, उनके मैस डिफरेंट है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। यानी ये एक आइडिया कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ। इसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताऊं और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताऊं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में मौजूद है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass. Matter cannot be created
and destroyed, but it can be converted from one form to another. स्टूडेंट्स, इसके लिए एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एक बात आप याद रख लें, जितने भी आपने क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, आपने उनमें एग्जाम्पल लिखनी ही लिखनी है, चाहे आपको कहा जाए या ना कहा जाए. फॉर एग्जाम्पल, वी रिएक्ट 2 grams of hydrogen, 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen and it form H2O. स्टूडेंट, हाइड्रोजन ये गैस है, ऑक्सीजन ये गैस है. अगर हम 2 मोल का मैस देखें तो 4 ग्राम है और 1 मोल ऑक्सीजन का मैस देखें तो O2 का मैस 32 ग्राम है. तो टोटल रिएक्टेंट स्टूडेंट्स हमारा कितना बन गया? 36 ग्राम. लेकिन अगर इसका 100% कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, कंप्लीट रिएक्शन, तो ये ना तो हाइड्रोजन रही है ना ही ऑक्सीजन रही है, और ये अब क्या बन जाएगी? 36 ग्राम वाटर. स्टूडेंट, जो प्रोडक्ट बना वो भी एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना रिएक्टेंट है. यानी मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी वाटर में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन उनका मैस चेंज नहीं हुआ बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन. ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की. और दूसरी बात स्टूडेंट हम यहां पर करना चाहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. बुक ने इसको डिटेल से डिस्कस नहीं किया, मैं भी आपको आइडिया देता हूं, इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लेके आऊंगा. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? स्टूडेंट, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाए ऑक्सीजन से तो ये क्या बनाएगा? H2O. अगर इसको मैं सिंपलेस्ट बैलेंस से लिखूं कि हाफ O2, तो ये 1 मोल वाटर बनाएगा. और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंस चेंज कर दिया जाए तो ये H2O2 बनाएगा. अब ये दो बातें आप समझें, हाइड्रोजन 2 है तो स्टूडेंट इसका मैस कितना हो गया? 2. ऑक्सीजन 1 है तो उसका मैस कितना हो गया? 16. और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:8. ये 1 हो गया. अब दूसरे में देखें, 2 हाइड्रोजन है तो मैस 2, 2 ऑक्सीजन है तो मैस 32. इसकी सिंपल रेशो बनाएं 1:16. स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया जाए और उनमें मैस रेशो 1:8 हो तो वो वाटर बनता है. मैस रेशो 1:16 हो तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है. वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बने दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हैं. डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी मखसूस हिस्सा, अगर एलिमेंट्स एक डिफरेंट रेशो ऑफ मैस या एटम्स या वॉल्यूम से मिलें तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाती हैं. हालांकि रिएक्टिंग स्पीशीज में एलिमेंट सेम है, लेकिन अगर उनकी रेशोज डिफरेंट कर दी जाएं तो फिर कंपाउंड भी डिफरेंट हो जाते हैं. ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. इफ एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड. इन एवरी डिफरेंट कंपाउंड देयर इज अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, वेदर द एलिमेंट्स आर सेम और डिफरेंट. एलिमेंट एक जैसे हो या मुख्तलिफ हो, उनका प्रोपोर्शन डिफरेंट कंपाउंड में बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं, वो भी बड़ी आसान है. CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का मैस 12 है और ऑक्सीजन का मैस 16 है. स्टूडेंट, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 3:4. अगर कार्बन 3:4 में बने, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें अगर आप इनहेल करें, सांस लें तो बंदा मर जाएगा.
इतनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन CO2 की बात करें, कार्बन 1 है तो मास 12, ऑक्सीजन 2 है तो मास 32। और अब स्टूडेंट्स आप इसको 4 से ट्राई करें, 3:8, यानी अगर कार्बन ऑक्सीजन की रेशो चेंज हो गई तो CO2 बनेगी, उसमें अगर इनहेल करें तो कोई डेथ नहीं होती। और प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर CO2 नहीं होगी तो समझें लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी रुक जाएगी। तो ये मैंने आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का आइडिया दिया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन का आइडिया दिया। अब हम नेक्स्ट बात पे जा रहे हैं, दैट इज एटम। एटम स्टूडेंट्स, इसमें दो बातें करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब दो बातें इसमें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन, take part in reaction that may or may not exist independently, जो आजादाना तौर पर अपने वजूद को बरकरार रख सकता है या नहीं रख सकता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एज एटम। स्टूडेंट, यहां पर फिर दो क्लासेस नजर आ गई, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, और दूसरा नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सिर्फ नोबल गैसेस की है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इनके अलावा नोबल गैसेस के अलावा कोई भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एटम की फॉर्म में। और सेकंड, डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका क्या मतलब है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते? नहीं स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि वो कंबाइंड फॉर्म में, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एटसेट्रा, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अदर देन नोबल गैसेस कोई भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। वो अगर एग्जिस्ट करें तो H2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, F2 की फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में, बहुत सारे और 2 या 3 की फॉर्म में। मैं और भी अगर आप कहें तो लिख देता हूं, फास्फोरस P, सल्फर S, सल्फर एग्जिस्ट करे तो वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फास्फोरस एग्जिस्ट करे तो वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी सिंगल एटम की फॉर्म में वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और नोबल गैसेस क्यों एग्जिस्ट कर जाती हैं? उनमें कंप्लीट ऑक्टेट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट। स्टूडेंट, ऑक्टेट या डुप्लेट भी कह सकते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस में हीलियम में डुप्लेट होता है, उसके अलावा सारों में ऑक्टेट होता है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक आइडिया आपके लिए डिस्कस करता हूं कि अगर लिखा हो हाइड्रोजन तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सिंबल ऑफ हाइड्रोजन है ये, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका मतलब है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हीलियम लिखा हो इस तरह He, ये सिंबल फॉर हीलियम है, सिंबल
फॉर हीलियम जो कि एलिमेंट है। ये 1 एटम ऑफ हीलियम है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम। ये मॉलिक्यूल क्यों है स्टूडेंट्स, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। अभी बस आपको एक आइडिया दिया है। एक इसका जवाब यह है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इस वजह से ये मॉलिक्यूल है, लेकिन इसकी डिटेल पे बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, फ्रॉम ग्रीक आइडिया, एटम इनडिविजिबल है। बाद में यह साबित हो गया मॉडर्न रिसर्चेस से कि एटम डिविजिबल है, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और मोर देन 100 पार्टिकल्स, मोर देन 100 पार्टिकल्स may be there, may be present। हो सकता है कि 100 से ज्यादा पार्टिकल मौजूद हों। ये सारा कुछ एटम के अंदर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसमें आप 2-3 चीजें और समझें। अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों की बात कर रहे हैं तो इनके लिए टर्म यूज होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसमें हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स स्टूडेंट्स, न्यूक्लियॉन नंबर इसको मैस नंबर भी कहते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस। तो हमने उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर ली है। और अब इन सारे के सारों को अगर मैं इकट्ठा कोई टर्म देना चाहूं, ऑल दीज आर सब एटॉमिक। सब एटॉमिक यानी एटम से छोटे, एटम से छोटे पार्टिकल्स। और इन एटम्स से छोटे जो पार्टिकल हैं उनमें फर्दर क्लासेस हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स और न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद हम बर्जीलियस वर्क की बात करते हैं। बर्जीलियस वर्क। स्टूडेंट्स, बर्जीलियस के नाम 2 चीजें हैं। ये इसका नाम जैकब बर्जीलियस है, पूरा नाम, और ये 1779 से लेकर 1848 तक के दौर का बंदा है। 2 चीजें इसके क्रेडिट पे हैं।
determination of correct atomic masses, इसने एटम्स के एटॉमिक मैसेज को करेक्टली मेजर किया। पहली जो वैल्यूज हैं वो इनकरेक्ट थी, इसने जो वैल्यूज मेजर की वो क्लोज टू मॉडर्न वैल्यूज हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मैसेज या करेक्ट एटॉमिक मैसेज फॉर एलिमेंट्स। और दूसरा डेवलप्ड सिस्टम to give symbols to elements। ये जो हम एलिमेंट्स हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से, सोडियम को Na से, आयरन को Fe से, ये बहुत सारे सिंबल्स स्टूडेंट्स आपको पता है एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सिस्टम डेवलप करना ये बर्जीलियस का काम था। अब हम आ रहे हैं एविडेंस ऑफ एटम पर। एविडेंस ऑफ एटम कि एटम को हम साबित करें। मसलन अगर कहा जाए कि हमें दिखाएं एटम किधर है, तो ये तो स्टूडेंट इतना छोटा है कि हम इसको देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी एटम इवन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बट वी कैन ऑब्जर्व एटम। स्टूडेंट ऑब्जर्व करने में और देखने में फर्क है? यस, बहुत बड़ा फर्क है। वी कैन ऑब्जर्व का मतलब है कि हम उसे, ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट, पहले ये पॉइंट समझ लें। ऑब्जर्वेशन इज इंफॉर्मेशन दैट वी गेट थ्रू आवर 5 सेंसेस। हम अपने हवासे खमसा को इस्तेमाल करके जो इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। लाइक हमें हवा नजर तो नहीं आती लेकिन वो मौजूद है, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं सेंस ऑफ टच के जरिए। जब तेज हवा चले तो आपकी बॉडी पे प्रेशर लगता है, आपको पता चल जाता है। अब 3 कैटेगरीज हैं एटम को चेक करने की। फर्स्ट कैटेगरी है लाइट या सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड या सिंपल या लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप या उसी को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। It use visible light, wavelength of visible light is 500 नैनोमीटर्स, nm 500 नैनोमीटर्स। स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज का साइज 500 नैनोमीटर होगा तो लाइट माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व कर सकती है। इट कैन ऑब्जर्व पार्टिकल्स, इट कैन ऑब्जर्व पार्टिकल that have size 500 नैनोमीटर or more। 500 नैनोमीटर हो या उससे बड़ा हो तो ये उसको ऑब्जर्व कर सकती है, अदरवाइज ये कोई आइडिया नहीं दे सकती, अदरवाइज ये बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं दे सकती।
और गिव नो आइडिया अबाउट एटम एज एटम इज very 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 small than its लैम्बडा, यानी इसकी वेवलेंथ से एटम बहुत ही छोटा है। स्टूडेंट अब ये एक बात आप समझें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपने एटम को ऑब्जर्व करना है तो फिर आपको किस तरह की रेडिएशंस चाहिए, ताकि ये आइडिया क्या है, कैसे पता चलेगा एटम मौजूद है नहीं है, उसकी ऑब्जर्वेशन कैसे पॉसिबल है, उसकी हिंट देखें। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस मस्ट बी इक्वल स्मॉलर are compatible to size of atom, compatible to the size of atom, वो उसके मुताबिक होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, उसका साइज है 5 नैनोमीटर, ये मैं सपोज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, और आप इसके ऊपर जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर है, उसकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर है, तो नो आइडिया, फिर ये उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेगी। और अगर आपके पास वही 5 नैनोमीटर साइज की कोई चीज पड़ी हुई है और आप उसके ऊपर जो लाइट यूज कर रहे हैं या जो रेडिएशंस उस पर यूज कर रहे हैं वो कंपैटिबल टू द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है। फर्ज करें उसकी वेवलेंथ 2 नैनोमीटर है उस रेडिएशन की, तो फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यही बात ऊपर समझ लें कि लाइट की वेवलेंथ बहुत बड़ी है, 500 नैनोमीटर के करीब करीब होती है। वैसे विजिबल लाइट जो है वो 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के दरमियान आपके पास होती है, लेकिन हमने कहा कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जनरली हमने कहा इज अप्रोक्सीमेटली 500। एक्चुअल वैल्यू मैंने आपको 400 से 750 नैनोमीटर तक बता दिया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 500 है, तो वो भी 500 की चीजों को ही ऑब्जर्व कर सकेगी। इसका मतलब है कि लाइट माइक्रोस्कोप आपको एटम के बारे में कोई आइडिया नहीं देती, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है और एटम का साइज बहुत ही छोटा है। एटम के साइज के बराबर या उससे छोटी वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी आपको। सेकंड आप जो चीज यूज करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन बीम वी कैन ऑब्जर्व एटम। फिर सुन लें, वी कैन नॉट सी एटम, वी कैन जस्ट ऑब्जर्व एटम। हम उसको साबित कर सकते हैं कि वहां पर एटम मौजूद है थ्रू डिफरेंट एविडेंसेस। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है मैग्नीफाई कर देती है, मैग्नीफाई 15 मिलियन टाइम, ये किसी भी साइज की इमेज को उससे 15 मिलियन टाइम बढ़ा कर सकती है। और आप बुक खोलें, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ आपको नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्टूडेंट्स, उसमें
डार्क बैंड मौजूद हैं और ब्राइट बैंड मौजूद हैं। मैं यहां पर उसकी डायग्राम आपके सामने लेकर आता हूं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट कह रहे हैं। ये ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उसको 15 मिलियन टाइम बढ़ा कर दिया, तो आपको ये नजर आ रहे हैं इसमें डार्क बैंड्स और इसमें लाइट बैंड्स। स्टूडेंट्स, ये जो लाइट बैंड्स हैं, ये लाइट बैंड एटम्स को जाहिर करते हैं। लाइट बैंड्स आर लेयर्स ऑफ एटम्स और ये जो डार्क है ये एम्प्टी एरिया है। डार्क इज एम्प्टी। तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जर्व किया है, मगर एक एटम को अलग से हम देख नहीं सके। और इसके बाद है एक्स-रेज वर्क। एक्स-रेज वर्क स्टूडेंट्स, एक्स-रेज वर्क के जो हमें रिजल्ट मिले, ये 20th सेंचुरी में हुआ काम। 20th सेंचुरी, इसमें हमें पता चला कि डायामीटर ऑफ एटम और ऑर्डर ऑफ 2 into 10 raised to power minus 10 मीटर, 0.2 नैनोमीटर्स, 2 एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 यूनिट में लिख दिया है। 0.2 नैनोमीटर इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। यानी अब यूं कह लें कि एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। ये दोनों इक्वल हैं। ये तीनों यूनिट मैंने एक दूसरे के इक्वल लिखे हैं, क्योंकि समटाइम आपको जो एमसीक्यूज मिलते हैं वो इस तरह से मिलते हैं कि उनमें कोई डिफरेंट यूनिट लिखा होता है और बुक में डिफरेंट यूनिट लिखा होता है। तो आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर ये डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर को सिग्मा कहते हैं। अगर वो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए तो वो 1 into 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा, 0.1 नैनोमीटर हो जाएगा और 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यानी डायमीटर का आधा कर दें तो वो रेडियस होता है। स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन मिली दैट वाज अबाउट मैसेज ऑफ एटम। मैसेज ऑफ एटम्स, उनकी रेंज पता चला कि दे आर 10 रेज टू पावर माइनस 27 से लेकर 10 रेज टू पावर माइनस 25 किलोग्राम्स की रेंज में होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इनको हम कन्वर्ट करना चाहें 10 रेज टू पावर माइनस 27, 10 रेज टू पावर माइनस 25 किलोग्राम्स, इनको अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 10 रेज टू पावर माइनस 24, 10 रेज टू पावर माइनस 22, यानी दोनों में 3 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का डिफरेंस आ जाएगा, ये ग्राम्स हो जाएगा। अगर हम इनको मिलीग्राम में लेके जाना चाहें 10 रेज टू पावर माइनस 21, 10 रेज टू पावर माइनस 19 मिलीग्राम्स। स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 डिफरेंट यूनिट्स आपके सामने लिख दिए हैं। बुक में ये वाला यूनिट्स मेंशन्ड है किलोग्राम का, हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया है और ग्राम को 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो मिलीग्राम में चला जाता है। तो इंटर कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। इस तरह की चीजें एमसीक्यूज के साथ रिलेट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं एक टर्म है 1 AMU।
एटॉमिक मास यूनिट, इस पे आगे जाके हम डिटेल लेके आएंगे। इट इज 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स, और अगर इसको ग्राम्स में लेंगे तो इट इज 1.661 10⁻⁻24 ग्राम्स, और 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम्स। स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों पता होनी चाहिए, वैल्यूज एमसीक्यूज में इस तरह की चीजें रिलेट हो जाती हैं। अब यहां से दो तीन चीजें आपको पता चली कि एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी करता। इस पूरे लेक्चर से एटम का साइज क्या है, एटम का मास कितना हो सकता है, इनकी रेंजेस की बात हुई, एटम को कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। और स्टूडेंट यहां पर एक पॉइंट हम लिखें, वो ये कि एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है, एटम इज सो स्मॉल दैट अ फुल स्टॉप, ऐसे जो हम डॉट लगाते हैं, a full stop may have 2 million atoms, may have 2 million atoms। स्टूडेंट्स 2 मिलियन एटम्स मतलब 20 लाख, 20 lakhs, इतने ज्यादा एटम्स इसमें मौजूद हो सकते हैं। ये आइडिया डिस्कस हो गया एविडेंसेस अबाउट एटम के रिलेटेड। स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको अलग देता हूं, वो एक अलग छोटी सी वीडियो में मैं आपके सामने दे रहा हूं कि वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इन टॉपिक्स के रिलेटेड किस तरह से आ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो स्टूडेंट्स आप इसके लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक पे, ट्विटर पे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, इवन आप अपने इंस्टा स्टेटस पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। स्टूडेंट्स, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।